आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है रासो काव्य, जो हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है। तो चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल की सबसे महत्वपूर्ण काव्यधारा है रासो काव्य। ठीक है, इसमें चारण और भाट कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं के शौर्य, वीरता और प्रेम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। मतलब जो रासो काव्य है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम कहा गया है, चारण्य काल नाम कहा गया है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो उस नाम देने का कारण क्या है कि उस काल में बहुत सारे ऐसे साहित्य उपलब्ध हुए हैं, और जो 12 साहित्य उपलब्ध हुए हैं उनकी भाषा देखें या काव्य का स्वरूप देखें तो वो रासो काव्य के अंतर्गत आता है। तो इस काल में, आदिकाल में जो 12 ग्रंथ मिले हैं उसमें से कुछ काव्य जो है वो रासो काव्य है। और रासो काव्य जो है इस काल में प्रमुख माना जाता है, क्योंकि इस समय के, इस युग के जो कवि थे वो आश्रयदाता कवि माने जाते थे। यानी क्या कि वो राजा के अधीन रहते थे, राजा के साथ रहते थे, उनकी प्रशंसा में उनके गीत गाते थे, उनके इतिहास को लिखते थे, और जो भी है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनकी शौर्य गाथा के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, उनके प्रेम के बारे में सबका वर्णन वो करते थे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत हम वीरगाथा काल का सबसे महत्वपूर्ण काव्यधारा है। इसमें चारण और भाट कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं के शौर्य, वीरता और प्रेम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। मतलब वो अपने राजा के अधीन रहते थे, जितने भी कवि हैं वो अपने राजा के अधीन रहते थे और राजा की प्रशंसा करते थे, राजा की वीरता, शौर्य, उनके बारे में वो बखान करते थे। ठीक है, अब देखो रासो काव्य का उद्भव कैसे हुआ। तो रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। इनके उद्भव को समझने के लिए प्रमुख मत निम्नलिखित हैं। तो रसायन मत, अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, उनके अनुसार क्या है कि शब्द की उत्पत्ति रसायन से हुई है। रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? रसायन से हुई है। और बीसल देव रासो में बार बार रसायन शब्द आया है, जो बदलते बदलते रासो बन गया है। बीसल देव जो रासो काव्य मिला है, उस काव्य में रसायन शब्द बहुत बार आया है। तो कहते हैं कि उसके बदलते बदलते रासो शब्द बन गया है। ठीक है, ये कौन मानता है? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। अब देखिए रास और रासक का मत, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी एक महत्वपूर्ण विद्वान है, इसे रासक शब्द से जोड़ते हैं। रासक एक छंद भी है और काव्य का एक रूप भी है, जो बाद में रासो कहलाया। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या करते हैं? रासक शब्द जोड़ते हैं, और रासक एक प्रकार का छंद भी है और काव्य का एक रूप भी है, जो बाद में रासो कहलाया। ठीक है, यानी आचार्य हजारी प्रसाद भी द्विवेदी भी कहते हैं, और रामचंद्र शुक्ल रसायन से मानते हैं, और ये रासक से मानते हैं। ठीक है, अब देखिए राज सूर्य मत क्या है कि गासा दातासी का मानना है कि इसकी उत्पत्ति राज्य सूर्य यानी यज्ञ से हुई है। तो गासा दातासी जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? राज्य सूर्य से हुई है। राज्य सूर्य मतलब यज्ञ से हुई है। अब देखो राजयश का मतलब क्या है मत, तो कुछ विद्वान इसका संबंध राजाओं के यशगान यानी राजयश से भी मानते हैं कि जितने भी चारण और भाट कवि, चारण भाट कवि मतलब क्या? आश्रयदाता कवि, वो क्या करते थे? उनके अधीन रह के उनकी प्रशंसा करते थे, उनका यशगान करते थे। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? राजयश से भी हुई है। निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं सामान्य रूप से रासक मत को सबसे प्रमाणित माना गया है, जो संदेश रासक जैसी रचनाओं से विकसित होकर वीरगाथाओं के लिए रूढ़ हो गया। तो ये सब सारे विद्वानों के जो मत देखा, और उस मत के आधार पे ये घोषित किया गया कि रासक जो है यही सबसे बड़ा प्रमाणित माना गया। जैसे किसी ने रसायन कहा, रासक कहा, राजसूर्य कहा, राजयश कहा, तो सबसे प्रमाणित जो है वो रासक को माना गया, जिसने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिसको माना है। और ऐसी बहुत सारी रचनाएं मिली है जिसमें संदेश रासक जैसी रचनाओं से विकसित होकर वीरगाथाओं के लिए वो रासक शब्द रूढ़ हो गया, और रासक होते होते फिर वो रासों में कन्वर्ट हो गया। अब देखो रासो काव्य का विकास कैसे हुआ, कैसा डेवलपमेंट हुआ उसका। रासो काव्य का विकास मुख्य रूप से 3 चरणों और 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं,
दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी, वीरता और श्रृंगार के आधार पर देखा जा सकता है। अब रासो काव्य को 3 चरणों में और 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी, वीरता और श्रृंगार प्रधान जो रचना है उसके आधार पर देखा जा सकता है। तो प्रारंभिक चरण जो है, इस काल में रासो काव्य जैन कवियों द्वारा धार्मिक और उपदेशनात्मक रूप से लिखा गया था। इसमें रास का अर्थ नृत्य या गीत से होता है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि इस काल में रासो काव्य जो है जैन कवियों द्वारा धार्मिक और उपदेशनात्मक रूप से लिखा गया था। ठीक है, अब इसमें रास का अर्थ क्या था, नृत्य और गीत। शालिभद्र शूरी कृत भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 की रचना मानी जाती है। तो यहाँ पे जो रास शब्द का अर्थ क्या होता है, नृत्य और गीत होता है। ठीक है, और शालिभद्र शूरी ने जो लिखा है भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 की रचना है, तो इसमें भी इस चीज़ का दर्शन होता है। ठीक है, मध्य चरण क्या है, अब मध्य चरण जो वीर गाथा काल है, तो यह रासो काव्य का वास्तविक विकास काल कह सकते हैं। राजपूत राजाओं के दौर पर चारण कवियों ने युद्धों का सजीव चित्रण और राजपूती शौर्य को केंद्र में रखकर महाकाव्य की रचना की है। अब वीर गाथा काल क्यों कहा गया या मध्यकाल कह सकते हैं, तो ये भी रासो काव्य का वास्तविक विकास काल कह सकते हैं, क्योंकि राजपूत राजाओं के दौर पे क्या हो रहा था कि जो चारण कवि है, आश्रयदाता कवि क्या करते थे, युद्धों में जाते थे और युद्धों का सजीव चित्रण करते थे और राजपूती शौर्य को केंद्र में रखकर क्या करते थे, वो महाकाव्य की रचना करते थे। अब इसमें से एक रचना जैसे पृथ्वीराज रासो, तो इसके रचिता चंद्रवरदाई है। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसे दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और सहयोगिता के साथ उनके प्रेम का अनूठा वर्णन है। हिंदी साहित्य का महाकाव्य पृथ्वीराज रासो महाकवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित वीरगाथा काल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल रचना है, जो दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और प्रेम को दर्शाते हैं। 69 सर्गों में विभाजित यह काव्य सहयोगिता हरण, मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध और अंत में शब्दभेदी बाण द्वारा गौरी के वध की कथा की वीर गाथा का सचिव चित्रण करता है। मतलब पृथ्वीराज रासो जो काव्य है वो चंद्रवरदाई द्वारा रचा गया है और इसको प्रथम महाकाव्य भी माना गया है। जो दिल्ली के जो राजा है पृथ्वीराज चौहान, उसकी शौर्य, उसकी वीरता के बारे में और उसका सहयोगिता के साथ जो प्रेम हुआ था उसका अनूठा वर्णन है और ये साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और ये 69 सर्गों में विभाजित ये काव्य सहयोगिता हरण, मोहम्मद गौरी के साथ जो युद्ध हुआ है और अंत में किस तरह से उन्होंने मोहम्मद गौरी को मारा था उसका सचिव चित्रण इस ग्रंथ में मिलता है। अब देखिए खुमान रासो, इसके रचयिता दलपति विजय हैं। इसमें चित्तौड़ के राजा खुमान के युद्धों का चित्रण है। अब ये जो खुमान रासो मिला है तो ये दलपति विजय ने लिखा है और इसमें चित्तौड़ का जो राजा था खुमान, उन्होंने जहाँ जहाँ जिस प्रकार का युद्ध किया है उसकी वीरता के बारे में लिखा है। ये ग्रंथ में चित्तौड़ पर बगदाद के खलीफा अल मामू के आक्रमण और राजा खुमान द्वारा उस आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल करने की ऐतिहासिक वीरतापूर्वक गाथा दर्ज है। देखिए क्या है कि चित्तौड़ पर जब बगदाद का जो खलीफा था अल मामू ने हमला कर दिया था, उस समय खुमान जो राजा थे, खुमान राजा, उनने क्या किया था, उस आक्रमण का सफलतापूर्वक विफल किया था उस आक्रमण को। तो उनकी वीरता के बारे में, उनके साहसिक कदम के बारे में ये ग्रंथ में दिखाया गया है। इसमें लगभग 24 युद्धों का सजीव चित्रण किया है। इसमें ये जो काव्य है, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में 24 युद्धों का क्या किया है, वर्णन किया है खुमान रासो में। ठीक है, अब देखो रस और भाषा कैसी थी, तो ये मुख्य रूप से वीर रस और श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। इसकी रचना राजस्थानी हिंदी में की है, डिंगल भाषा जिसे कहते हैं। इसमें दोहा भी है, सवैया है, छप्पय है, जैसे छंदों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो भाषा और रस की दृष्टिकोण से भी ये जो ग्रंथ है बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए ऐतिहासिक विवाद है, जितने भी विद्वान थे उनको जितने भी ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं ना, तो उसकी जो ऐतिहासिकता है उसमें संदेह है। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 9वीं शताब्दी की रचना माना है। हालांकि इसमें चित्तौड़ के बाद के राजा जैसे महाराणा प्रताप है और राज सिंह का भी वर्णन मिलता है, जिससे कई विद्वान इसे 17वीं शताब्दी का मानते हैं। यानी देखो इसके शताब्दियों को लेकर भी विवाद है।
तो रामचंद्र शुक्ल जो है 9वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। और बाकी जो विद्वान हैं वो बोलते हैं कि महाराणा प्रताप है और राज सिंह है, जो भी है। तो यदि इस काल को यदि इनके शासन काल को देखें तो ये रचना 17वीं शताब्दी की होनी चाहिए। तो ऐसा विद्वानों में मत है, ऐतिहासिक विवाद चलते ही रहता है। अब देखिए दूसरी जो रचना मिली है परमाल रासो, जिसको आलाखंड कहते हैं। तो जगनीक द्वारा रचित इस काव्य को महुआ के वीर जो है आला और उदल की वीरता की गाथा है, जो आज भी लोकगीतों के रूप में गाई जाती है। जो परमाल रासो है ना, आलाखंड, यदि हम अभी भी जाएंगे वहाँ पर तो लोग क्या है, लोकगीत के माध्यम से उनकी कहानी, उनकी स्टोरी, उनकी वीरता के बारे में बताते ही रहते हैं। अब देखिए श्रृंगारिक और उत्तरकालीन विकास किस तरह से हुआ। इस चरण में वीरता के साथ श्रृंगार रस और वीर रस मुख्य रूप से बताया गया है। अब बीसलदेव रासो जो है वो नरपति नाल द्वारा रची एक गेय काव्य है, मतलब गाने योग्य काव्य है। इसमें अजमेर का जो राजा है बीसलदेव और राजमती के प्रेम, विवाह और वियोग की सुंदर कथा है। इसमें वीरता कम और श्रृंगार प्रधान ज़्यादा है। यानी जो बीसलदेव रासो है उसमें वीरता के बारे में कम बताया गया है, बल्कि बीसलदेव है और राजमती के प्रेम, विरह और उनके विवाह आदि का सुंदर कथा है। तो ज़्यादातर यदि हम इसको देखें तो ये श्रृंगार प्रधान काव्य है, क्योंकि इसमें राजा के प्रेम के बारे में बताया गया है, उसके विवाह के बारे में बताया गया है और उनके वियोग के बारे में बताया है। वीरता के बारे में कम इसमें मतलब कम दिखता है। अब देखो दूसरा काव्य हमीर रासो, तो शंकरधर द्वारा रचित इस परंपरा का अवसान यानी अंत की ओर का इशारा करता है। और इस रासो की प्रमुख विशेषता है कि अब जितने भी रासो काव्य मिले हैं, अब उसकी क्या विशेषता है। तो ये लोग क्या करते थे, अपने राजा के अधीन रहते थे, आश्रयदाता कवि माने जाते हैं ना, क्योंकि उनके आश्रय में महल में ही रहते थे और अपने राजाओं को खुश करने के लिए उनकी स्तुति करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे और उनका मनोरंजन करने के लिए उनको काव्य सुनाते भी थे। और जब युद्ध होता था तो साथ में युद्ध में भी जाते थे। तो इसीलिए सारे विद्वान कहते हैं कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो कवियों ने अपने राजाओं को सर्वशक्तिमान और नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। जो भी रचना मिली है तो अपने राजा जो भी जिनके अधीन रहते थे उनको एक हीरो के रूप में इन्होंने प्रेजेंट किया है। ठीक है। अब युद्धों का सजीव चित्रण, यानी जो राजा युद्ध करने जाते थे तो ऐसा लगता है कि जब हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो दृश्य है, युद्ध का दृश्य हमारे सामने घटित हो रहा है। तो युद्धों का सजीव चित्रण इन कवियों ने अपने ग्रंथ में किया है, अपने काव्य में किया है। कवि केवल लेखक नहीं थे बल्कि युद्ध के मैदान में भी राजाओं के साथ जाते थे, इसलिए उसके वर्णन को ऐसा लगता है कि जो देखा है उन्होंने या हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो युद्ध हमारे सामने घटित हो रहा है। अब ऐतिहासिकता का अभाव है। इसमें तिथि और घटनाओं में ऐतिहासिक प्रामाणिकता बहुत कम मिली है, क्योंकि कल्पना का प्रभाव ज़्यादा अधिक था। जिस तरह से इतिहास में क्या रहता है कि एक ऐतिहासिक तथ्य रहते हैं, घटना के कौन से इसमें घटित हुआ ये प्रॉपर पता रहता है, पर जब हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो इसमें कल्पना का भाव जो है वो ज़्यादा अधिक रहता है। तो इसके कारण ऐतिहासिकता के बारे में थोड़ा बहुत गड़बड़ लगता है, यानी ऐतिहासिकता का अभाव है। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग, तो इन काव्य में अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी हिंदी यानी टिंगल और ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश जो है वो पिंगल के रूप में हुआ है। यानी राजस्थानी और अपभ्रंश ये दोनों के सहयोग से डिंगल बनी है और ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश से पिंगल का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि रासो काव्य की प्रमुख विशेषता क्या थी और कौन कौन से ऐसे रासो काव्य थे जो संयोग प्रधान भी है और वीरता प्रधान भी है। इसकी भाषा किस तरह से वो भी हमने देखा, ऐतिहासिकता के बारे में भी देखा और विद्वानों ने अपने मत क्या क्या दिए उसके बारे में भी हमने देखा। तो आशा करते हैं कि आपको रासो काव्य समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, या कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।